Hello everyone, how are you all? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये पूरा सिलेबस डिटेल्ड में समझना है तो मेरे चैनल पर वन शॉर्ट वीडियो भी डली हुई है और पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप जाकर हमारे चैनल पर पूरा इसका सिलेबस देख सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस है 150 रुपीज़। आप टेलीग्राम पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी सिग्निफिकेंस एंड उसके प्रिंसिपल। तो बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है सिस्टम, रूल्स और प्रोसेस जिससे एक कंपनी कंट्रोल की जाती है और एक डायरेक्ट की जाती है, ठीक है ना। इसका काम मेन क्या होता है, ये इंश्योर करती है क्या क्या चीज़ें कि जो कंपनी चल रही है वो एथिकली चले, ट्रांसपेरेंटली चले और अपने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कि जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, भले से कंपनी के शेयर होल्डर्स हों, कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, जो भी हैं कंपनी के स्टेक होल्डर, उनका ख़ास ध्यान रखा जाए। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने बता रखा है कि वन शॉट वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आपका इन्वेस्टर्स और पब्लिक के बीच में आपकी कंपनी का भरोसा बढ़ाता है। जब आपकी कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चल रही होगी, लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब आपकी कंपनी इतनी बढ़िया है और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस आपकी कंपनी में फॉलो की जाती हैं, तो इन्वेस्टर्स का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा। ये कंपनी को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं और कंपनी को फेयर बनाते हैं। और अगर आपकी कंपनी के अंदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो ना ही आपकी कंपनी के अंदर फ्रॉड होगा, ना ही कुछ मिसमैनेजमेंट होगी। और जब ऐसा होगा, ना ही कोई फ्रॉड है ना मिसमैनेजमेंट है, कंपनी एफिशिएंटली, रिस्पॉन्सिबली एंड विथ फेयरनेस काम कर रही है, तो इससे आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। लोग आकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कंपनी की रेपुटेशन इससे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। और ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि आपकी जितनी भी टॉप मैनेजमेंट है वो सारी लीगल चीज़ और सारी एथिकल चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रही। तो ये चीज़ की सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल के क्या आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कि ये कंपनी को अकाउंटेबल बनाती है, कि कंपनी के जितने भी लीडर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए अपने एक्शंस के लिए, यानी कि जो वो एक्शन कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, उसके लिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनको अकाउंटेबल बनाती है। ट्रांसपेरेंसी की मतलब जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या फिर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको अपने स्टेक होल्डर के साथ ऑनेस्टली शेयर करनी है। आपको उसके अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं करनी। अगर कुछ भी चीज़ आप डिसीजन लेते हो तो अब आप अपने स्टेक होल्डर्स को सारी चीज़ें क्लियरली बताओ। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताओ, लॉस हो रहा है तो लॉस बताओ। आप कुछ भी चीज़ें छुपाओ नहीं। फेयरनेस यानी कि शेयर होल्डर हो या स्टेक होल्डर हो, कोई भी हो, हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। किसी टॉप मैनेजमेंट को ऊपर नहीं मानना या फिर किसी भी एक इंसान को पर्टिकुलरली नहीं ऊपर समझना, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर इंसान को जो ड्यूटीज़ दी गई हैं और जो हर इंसान को काम दिया गया है वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर पूरा करे। और लास्ट जो आता है पॉइंट वो आता है एथिकल कंडक्ट की, कहने में मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना और बिजनेस के अंदर इंटीग्रिटी लाना। तो सबसे पहला टॉपिक यही होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल। अगली जो आती है थ्योरीज आ जाती हैं आपकी सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। सबसे पहले जो आपने थ्योरी पढ़ी थी वो थी एजेंसी थ्योरी, जो क्या बताती है कि ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं और जो जितने भी मैनेजर्स हैं, जिनको हम एजेंट्स बोलेंगे, वो कि मतलब जितने भी एजेंट हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, अब स्टेक होल्डर का फ़ायदा नहीं सोचते। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनको मॉनिटर करे और अपने मैनेजर्स को कंट्रोल करे। कौन सी थ्योरी बताती है, हमारी एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी। एजेंसी थ्योरी की बिल्कुल अपोज थी। ये क्या बोलती है कि मैनेजर्स क्या हैं, गुड पीपल्स एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल्स हैं, जो कंपनी की टेक केयर करते हैं, जैसे कि वो कंपनी के केयर टेकर हों या फिर स्टीवर्ड्स हों, यानी भरोसे वाले लोग। और स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है कि कंपनी को अपने सारे स्टेक होल्डर के बारे का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ शेयर होल्डर्स का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ का भी, कस्टमर्स का भी, सप्लायर्स का भी और सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली जो आती है वो आती है रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। बोर्ड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मनी, एडवाइस, कॉन्टैक्ट, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द कंपनी। यानी
कि एक कंपनी सिर्फ अपने स्टेक होल्डर पर डिपेंड नहीं होती, वो पूरे और भी बहुत सारे आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज होती हैं जिस पर वो डिपेंड होती है, जैसे कि मनी हो गया, एडवाइस हो गया और कॉन्टैक्ट हो गया। और ये सब लाने का काम किसका होता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। जो कंपनी का बोर्ड है उनका काम होता है। तो आपकी कंपनी के अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हैं जो ये सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कंपनी के अंदर ला कर देंगे और जिससे हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो पाएगी। अगला जो आता है वो आता है आपका मैनेजरियल हेगेमोनी थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि दिस थ्योरी से दैट इवन दो द बोर्ड हैज़ पावर इन रियलिटी मैनेजर्स ऑफन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। यानी कि सच में तो हमने किसको दे रखी है एक्चुअली में? पावर बोर्ड को। बट अगर हम एक्चुअली में देखें तो मेनली जो कौन लीड कर रहा है हमारी कंपनीज को, वो हैं कंपनी के मैनेजर्स, जो सारे डोमिनेटिंग डिसीजंस लेते हैं। यानी कि वो बोर्ड की भी नहीं सुनते और अपने अपने डिसीजन लेते हैं और अपनी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अब अलग अलग मॉडल्स के बारे में आपका सवाल आ सकता है कि एक आ गया आपका एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जो कि यूएसए और यूके में यूज़ होता है। ये किस पर फोकस करता है? सिर्फ शेयर होल्डर पर मेनली फोकस करता है और इसके अंदर सिंगल टायर बोर्ड सिस्टम होता है। यानी कि एक ही बोर्ड के अंदर दोनों लोग होंगे, एग्जीक्यूटिव भी और नॉन एग्जीक्यूटिव भी। और ये किस पर फोकस करता है? ज़्यादातर प्रॉफिट पर और इन्वेस्टर्स के राइट पर ये फोकस करता है। नेक्स्ट वाला जो है वो है जर्मन मॉडल। इसके अंदर 2 टायर बोर्ड सिस्टम होगा, सुपरवाइजरी बोर्ड अलग होगा और मैनेजमेंट बोर्ड अलग होगा। इसके अंदर वर्कर्स हैव रिप्रेजेंटेशन और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका जैपनीज़ मॉडल। ये रिलेशनशिप और नेटवर्क पर बेस्ड होता है। इसके अंदर बैंक्स एंड मेन शेयर होल्डर्स की रोल के बारे में बात की गई है और क्या बोला गया है कि एम्प्लॉइज़ एंड सप्लायर दोनों को कंपनी की फैमिली हमें मानना चाहिए, कि एम्प्लॉइज़ को भी और सप्लायर्स हमारे दोनों क्या हैं? कंपनी की फैमिली हैं। और इंडियन मॉडल दोनों का मिक्स है, एंग्लो अमेरिकन और लोकल गवर्नेंस प्रैक्टिस सबका मिक्स है ये, ठीक है। और इसको कौन चलाता है? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द कंपनीज एक्ट 2013। और ये दोनों ही किस पर फोकस करते हैं? बोथ शेयर होल्डर पर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करते हैं। अब रोल क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड कमेटी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल ये है कि जितने भी बड़े मेजर डिसीजन हैं वो और अपॉइंट करना और गाइड करना टॉप मैनेजमेंट को, जो कि सीईओ वगैरह होते हैं। और हमारी कंपनी लॉ को कंप्लायंस कर रही है, उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना और एथिकल कंडक्ट को मेंटेन करना और परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बोर्ड कमेटीज़ हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहले आती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक करना, ऑडिट करना और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करना। नॉमिनेशन एंड रिकमेंडेशन कमेटी आती है। इसका काम होता है सिलेक्ट बोर्ड मेंबर एंड डिसाइड्स देयर सैलरी, यानी कि बोर्ड मेंबर्स को डिसाइड करना और उनकी सैलरी डिसाइड करना। नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आपकी आती है CSR कमेटी। इसका काम होता है कि प्लान करना और मॉनिटर करना जितनी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली एक्टिविटीज़ हैं उन सबको। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आती है, उसका काम होता है कि जितने भी कंप्लेंट्स हैं हमारे स्टेक होल्डर्स की, या फिर अगर उनको कोई इशू फेस हो रहा है शेयर होल्डर द्वारा, उसको सुनना और उन लोगों को हल बताने, ये काम होता है हमारा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का, ठीक है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग और शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इन पर भी सवाल आ सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या का मतलब क्या होता है? जब कंपनी की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के अंदर ही है, जैसे कि उसके प्रॉफिट के बारे में या फिर उसके मर्जर के बारे में, तो अगर ये चीज़ किसी को पता है और वो बाहर किसी को बता देता है और वो उस हिसाब से अपने सेल खरीद या बेच लेता है और एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है, जो कि इलीगल है एंड अनफेयर है, तो इस टाइप की ट्रेडिंग को क्या बोलेंगे हम? इनसाइडर ट्रेडिंग। और विसल ब्लोइंग क्या होता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है या फिर इलीगल एक्टिविटी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर या करप्शन हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है कंपनी के अंदर, तो एक एम्प्लॉय उस चीज़ के बारे में आकर कंप्लेंट डाल देता है, उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोइंग। तो कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कंपनी का विसल ब्लोअर है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है कि जब शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग के अंदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म। वो क्या करते हैं? मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वोट देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं और मैनेजमेंट को चैलेंज करते हैं जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और अब हमें एनरॉन और लेहमैन ब्रदर्स के फेलियर के बारे में भी
सवाल आ सकता है कि इनके अंदर क्या गवर्नेंस इशू आए थे। जैसे एनरन यूएसए के अंदर क्या हुआ था कि एक एनर्जी कंपनी थी जिसने अपने फेक अकाउंट को यूज़ करा था अपने डेट छुपाने के लिए। इन्होंने फॉल्स प्रॉफिट दिखाया था और इन्वेस्टर्स को पागल बनाया था। ऑडिटर कौन थे इनके अंदर? एक कंपनी के अंदर ऑडिटर थे आर्थर एंडरसन, जो कि इन्वॉल्व थे, जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और कंपनी ये बंद हो गई थी 2001 के अंदर। और लेहमन ब्रदर जो थी यूएसए के अंदर, वो भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट बैंक दैट टूक हाई रिस्क इन द हाउसिंग मार्केट। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट बैंक था जिसने हाउसिंग मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था, जिससे ये कंपनी क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। इन्होंने रिस्क कंट्रोल का ध्यान नहीं रखा, ना ही गवर्नेंस का ध्यान रखा, जिससे ये कंपनी क्या हो गई 2008 के अंदर कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से क्या आया, दो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे दुनिया भर के अंदर। गवर्नेंस इशू क्या था दोनों केस के अंदर कि दोनों ने मेन चीज़ छुपाई, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी। बोर्ड ओवरसाइट वीक थी, कहीं पर भी बोर्ड्स ने क्या नहीं करा, ये चीज़ नहीं देखी कि स्कैम हो रहा है, तो वो लोग सवाल पूछते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं था, ऑडिटर ही चीटिंग कर रहे थे, वही क्या कर रहे थे, फेक प्रॉफिट दिखा रहे थे, और ऑडिटर्स का भी फेलियर था। एसओएक्स क्या था, सर्बनीज ऑक्सले एक्ट। और क्या ओईसीडी प्रिंसिपल क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? एसओएक्स एक्ट जो कि सर्बनीज ऑक्सले एक्ट था 2002 का, वो यूएसए का एक लॉ है। ये कब हुआ था? जब एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे इतने बड़े स्कैम हो गए थे, तो यूएसए के अंदर ये लॉ पास किया गया। इसके अंदर क्या बोला गया कि सीईओ और सीएफओ जो दोनों लोग हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सनली सर्टिफाई करनी पड़ेगी। वो खुद ये बोलेंगे कि ये जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमने चेक करी हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अगर वो ऐसा कर देते हैं और फिर उसके बाद फ्रॉड पकड़ा जाता है, तो सीईओ एंड सीएफओ पर पूरी कार्यवाही की जाएगी। और विसल ब्लोअर को इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई कि कोई कंपनी की रॉन्ग डूइंग के बारे में आकर कंप्लेंट करेगा तो उसको सरकार द्वारा प्रोटेक्शन दी जाएगी। और जो भी कंपनीज फ्रॉड करने लगी थी, उन पर पेनल्टी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आई कंपनी के अंदर। ओईसीडी प्रिंसिपल किसके बारे में क्या बात करते हैं? शेयर होल्डर के राइट के बारे में। और फेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं कि हर शेयर होल्डर को फेयर ट्रीटमेंट मिले, सबको बराबर माना जाए। और स्टेक होल्डर्स के राइट के बारे में बात करता है ओईसीडी प्रिंसिपल। और इंश्योर करता है कि टाइमली और एक्यूरेटली डिस्क्लोजर हो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह उन सब चीज़ का, यानी कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी आपके प्रॉफिट वगैरह, वो आप टाइम टू टाइम बताओ और एक्यूरेटली बताओ, ना कम और ना ज़्यादा। और बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी बारे में बोलता है कि बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है, उनको किस तरीके से परफॉर्मेंस और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। अब एक कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनी थी 1999 के अंदर, उसके बारे में बताना है। यह किसने बनाई थी? सेबी ने बनाई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ताकि इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अच्छे से हो। इसके अंदर क्या बोला था कि 50% बोर्ड क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर से 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और एक ऑडिट कमेटी हर कंपनी के अंदर मैंडेटरी कर दी थी। और ये बोला गया था कि सारी चीज़ों का अच्छा डिस्क्लोजर देंगे आप शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर से कुछ भी चीज़ नहीं छुपाएंगे। और सीईओ और सीएफओ खुद सर्टिफाई करेंगे एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि सर्बनीज ऑक्सले एक्ट का पार्ट था। वही चीज़ यहाँ पर भी बोली गई। इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी क्लॉज 49 ऑफ द सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर ऐड कर दी गई। सेबी एलओडीआर क्या था और 2015 का, और इसने किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प करी। सेबी की फुल फॉर्म आपको पता है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेट स्टॉक मार्केट एंड लिस्टेड कंपनीज का काम क्या है, पूरी स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, हमारा सेबी करता है। और लिस्टेड कंपनीज वगैरह को भी यही रेगुलेट करता है। एलओडीआर किसके अंदर रेगुलेशंस लाई गई थी 2015 के अंदर। एलओडीआर की फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मेड रूल फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसने किस बारे में रूल बनाया था, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो हमारे देश के अंदर, इस चीज़ के लिए इसने क्या करा था, रूल बनाए थे। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे? इसके फीचर्स थे कि कंपनी मस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। की कंपनी को क्या करना चाहिए, जितनी भी फाइनेंशियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूरी चीज़ें क्लियरली डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ भी चीज़ उसमें से नहीं छुपानी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या रूल निकाले, किन किन लोगों के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, बोर्ड मीटिंग्स के लिए एंड कमेटीज़ के लिए रूल निकाले गए। और इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। और इससे क्या हुआ, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट होने लगा चीज़ों का।
और लास्ट में जो आपका सवाल आ सकता है वो आ सकता है सत्यम स्कैम के बारे में और क्या क्या गवर्नेंस इशू इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है 2009 के अंदर क्या हुआ इसके अंदर, चेयरमैन थे इसके रामालिंगा राजू। उन्होंने खुद आके बताया कि हम इतने साल से स्कैम कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं और एसिड भी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, हमने जितने भी बैंक बैलेंसेस दिखाए सब फेक हैं और जितनी भी अर्निंग दिखाई हैं वो सब फेक हैं, सब फेक हैं। और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड माना गया। इसके अंदर क्या हुआ था कि क्या क्या गवर्नेंस के फेलियर थे कि बोर्ड ने फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करा और ऑडिटर्स अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो गए, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक था और प्रमोटर्स ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करा। जो कि इसके अंदर ऑडिटर कौन थे, प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स, ठीक है, ये लोग ऑडिटर थे, इन्होंने ठीक तरीके से ऑडिट नहीं करा। और जो प्रमोटर्स थे जिनकी जो चेयरमैन थे रामलिंगा राजू, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग बोर्ड की ज़रूरत है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट ऑडिट रूल्स की भी ज़रूरत है, साथ साथ ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है, एथिकल लीडरशिप भी हमारे देश के अंदर ज़रूरी है ताकि आए और जिससे क्या हो लॉन्ग टर्म सक्सेस हो कंपनीज़ की। तो यही थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। सत्यम स्कैम के बारे में आ सकता है कि क्या सत्यम स्कैम क्या था और उसके अंदर क्या इश्यूज़ थे। सेबी LODR 2015 क्या था और इसने किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प करी। और कुमार मंगलम बिरला कमेटी या फिर कोटक कमेटी जो बनी थी, उन दोनों कमेटीज़ में से कुछ भी आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक एक्ट जो था 2002 का और OECD प्रिंसिपल जो है आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो। और एनरॉन या फिर लेहमैन ब्रदर पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग एंड शेयर होल्डर एक्टिविज़म पर भी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है और बोर्ड कमेटीज़ का क्या रोल है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडल पूछे जा सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज़ मॉडल, इंडियन मॉडल, ठीक है। और अलग अलग थ्योरीज़ पूछी जा सकती हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, और ठीक है, तो कोई सी भी थ्योरी पूछी जा सकती है। और क्या पूछा जा सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका मीनिंग, उसका सिग्निफिकेंस एंड उसके प्रिंसिपल। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है ना, कर दो, अभी कर दो जाने से पहले। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। और अगर जिसको भी नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ, जाओ हमारे टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाकर 150 रुपीज़ के नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।